गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो, और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं अच्छे होने की दुआ करता हूँ। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में आप सीखोगे मेक ए यूज़र प्रोफाइल, एक यूज़र प्रोफाइल बनाना। क्या सीखोगे? एक यूज़र प्रोफाइल बनाना। ठीक है, ये चैप्टर 3 है हमारा स्टार्टअप गाइडलाइंस का। ये चैप्टर 3 है जो आपकी हेल्प करेगा आपके यूज़र की प्रोफाइल को क्लियर करने में, यूज़र प्रोफाइल बनाने में। अब बात कर लेते हैं, इफ़ यू डोंट प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर, हाउ टू डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू बिजनेस इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपको सर्व करना नहीं आता, अगर आपको सर्व करना नहीं आता, तो आप कैसे ये मान सकते हो कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा? आपको ये मानने का अधिकार है ही नहीं कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पे बंदे को कई चीज़ें अच्छी मिलेगी, जैसे एटीट्यूड। मान लो सपोज आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आप अकड़ में रहते हो, आप मरोड़ में रहते हो, तो क्या चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। अगर आपके प्रोडक्ट में जो फंक्शन या फीचर है, या जो आपकी सर्विस में जो चीज़ें दे आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, बट आपको लगता है कि जो मैं दे रहा हूँ वो परफेक्ट है, क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। दूसरी चीज़, और अगर मैं दूसरी बात करूं, तो सपोज मान लो आपके पास सब कुछ बेहतर है, आपके पास सब कुछ बेहतर है, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपका एटीट्यूड भी अच्छा है, बट आप टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते, टाइमली सर्विस नहीं दे पाते, या कम क्वांटिटी में प्रोवाइड कर पाते हो, तो आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। तो इसलिए एक यूज़र प्रोफाइल बनाते समय आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई, अगर आपको सर्व करना आता है, अगर आपको अच्छे से सर्विस देनी आती है, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टाइम तक मार्केट में टिके रहोगे। और अगर आपको सर्व करना नहीं आता, तो आप लंबे समय तक बिजनेस नहीं कर सकते। जो आपके कस्टमर होते हैं या जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, वो कुछ टाइम बाद आपको रिप्लेस कर देंगे ऑटोमेटिकली किसी दूसरे क्लाइंट के साथ, या दूसरे प्रोडक्ट के साथ, या दूसरी सर्विसेज के साथ, या दूसरी कंपनी के साथ। वो आपका अल्टरनेट सोर्स खोजने की भी जल्दबाजी करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ ऐसी कमी मिल रही होगी जिससे वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई स्टार्टअप शुरू करो, जब कोई बिजनेस शुरू करो, तो इस पॉइंट का बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि इफ़ यू डोंट प्रोवाइड सर्विस, अगर आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, है ना, आप कंप्लेन का फटाफट सॉल्यूशन नहीं दे सकते, आप इनोवेशन नहीं कर सकते, आप इम्प्रूवमेंट्स नहीं कर सकते, आप सुधार नहीं ला सकते अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस और अपने खुद के अंदर, तो सिंपल सी बात है कि आदमी जो है ना, हर चीज़ चाहता है कम प्राइस में। ज़्यादा चीज़ें आजकल डिमांड बढ़ गई है कस्टमर्स की, वो ज़्यादा कुछ चाहता है, बहुत कुछ चाहता है, वो कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसको मिल जाए। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? टाइप ऑफ कस्टमर। अब टाइप ऑफ कस्टमर की अगर मैं बात करूं, तो कस्टमर दो तरह के होते हैं। नंबर 1, एक यूज़र होता है। यूज़र कौन होता है? यूज़र वो बंदा है जो एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट परचेज करता है और उसको यूज़ करता है। एक्चुअल में उसने पैसा भी पे किया और वो खुद यूज़ भी कर रहा है, उसको बोलते हैं यूज़र। और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। डिसीजन मेकिंग यूनिट्स कौन होती है? डिसीजन मेकिंग यूनिट्स एक यूनिट्स होती है, एक समूह होता है जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन लेता है। आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को परचेज करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन लेती है डीएमई।
अब डीएमयू के बारे में, डीएमयू में भी कई पार्ट्स होते हैं, कई चीज़ें होती है, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। सपोज़ आप हो और आप अपने पिताजी से ज़िद करने लगो कि पापा मुझको बाइक चाहिए। तो हो सकता है आपकी एज 14 साल हो या 15 साल हो, तो क्या आपके फादर आपको बाइक दिलाएंगे? वो नहीं दिलाएंगे, क्योंकि डिसीजन अथॉरिटी किसके हाथ में? आपके पेरेंट्स के हाथ में है। आप ना तो अभी कमाते हो और न ही अभी आपकी उम्र हुई है कि आप बाइक चलाओ, ठीक है। 18 साल से पहले लाइसेंस भी इशू नहीं होता। तो इसलिए ये डिसीजन मेकिंग जो यूनिट्स होती है वो क्या करती है, वो किस चीज़ को परचेज करना है, किस चीज़ को परचेज नहीं करना है, यही उसका काम होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग यूनिट। ये फैमिली में भी होती है, ये कंपनीज में भी होती है। फैमिली में भी होगी और कंपनी में भी होगी। ये आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेगी और आपके प्रोडक्ट की अगर नीड नहीं होगी तो उसको मना भी करेगी। तो टाइप ऑफ कस्टमर में आपने सीखा, कस्टमर दो तरह के होते हैं। एक वो जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए डिसीजन लेता है, और पहला वो जो उसको पैसे दे के यूज़ भी खुद करता है, ठीक है। तो यूज़ करने वाला यूज़र होता है और डिसीजन लेने वाला डिसीजन अथॉरिटी जो डीएमयू होती है। अब थोड़ा सा और आगे इसको समझ लेते हैं डीपली। हु इज द यूजर? यूजर कौन होता है और हु इज द डिसीजन मेकिंग यूनिट्स? डिसीजन मेकिंग यूनिट्स कौन होती है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। ए यूजर इज ए पर्सन हु एक्चुअली पे मनी फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड कंज्यूम इट। मतलब जो यूजर होता है वो कौन होता है? वो बंदा होता है जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के लिए पैसे भी देता है और प्लस उसको यूज़ भी करता है। ये होती है एक यूज़र की डेफिनेशन। और हु इज़ द डिसीजन मेकिंग यूनिट्स? डिसीजन मेकिंग यूनिट्स क्या होती है? द डिसीजन मेकिंग यूनिट इज वन दैट इन्फ्लुएंस द एंड यूज़र। मतलब ये डिसीजन मेकिंग यूनिट्स क्या करती है? ये आपके कस्टमर्स को, आपके यूज़र्स को इन्फ्लुएंस करती है कि भाई ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। इट हैज़ 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में होती है। इफ़ योर कस्टमर इज़ B2B और B2C, मतलब आपका कस्टमर B2B हो या B2C हो, डिसीजन यही लोग लेते हैं। डिसीजन कौन लेते हैं? डिसीजन यही लोग लेते हैं। आपका बिजनेस चाहे जो भी हो, आपका बिजनेस टू कंज्यूमर हो या बिजनेस टू बिजनेस हो, डिसीजन ये डिसीजन मेकिंग यूनिट्स लेगी। फॉलोइंग 3 पीपल विल कॉन्स्टिट्यूट ए डिसीजन मेकिंग यूनिट। इसमें क्या है? 3 तरह के लोग होते हैं जो ये डिसीजन लेते हैं कि भाई चीज़ें परचेज करनी है या नहीं करनी। अब चलते हैं उनको समझ लेते हैं कि वो कौन कौन होते हैं। इसमें आता है नंबर 1 जो आता है, जो डिसीजन मेकिंग यूनिट्स में 3 लोग मैंने आपको बताए थे, 3 तरह के बंदे होते हैं जो ये डिसीजन लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला होता है सपोर्टिव यूज़र। सपोर्टिव यूज़र कौन होता है? सपोर्टिव यूज़र वो होता है जिसने आपका प्रोडक्ट तो परचेज नहीं किया, उसने किसी बंदे से आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपकी सर्विस के बारे में सुना है और उसने पॉजिटिव चीज़ें सुनी है। पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज़ें आपके काम के बारे में सुनी है, आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनी है, आपकी सर्विस के बारे में सुनी है, तो वो सपोर्ट करेगा आपका। क्या करेगा? वो सपोर्टिव पर्सन होगा बंदा जो विदाउट यूज़ किए हुए दूसरे लोगों को ये बताएगा कि यार यहाँ पे क्लासेस बहुत अच्छी मिलती है, या यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, या यहाँ की ये सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ के ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। वो होता है सपोर्टिव यूज़र, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला कौन होता है? सपोर्टिव। दूसरा होता है प्राइमरी इकोनॉमिक बायर। प्राइमरी इकोनॉमिक बायर कौन होता है? प्राइमरी इकोनॉमिक बायर वो होता है कि जो अपने लिए तो हो सकता है प्रोडक्ट ना परचेज करे, अपने बच्चे के लिए करे या अपने दोस्तों के लिए करे या किसी के लिए भी करे, पैसा प्राइमरी इकोनॉमिक बायर पे करता है, और सर्विस या जो प्रोडक्ट का या सर्विस का जो आनंद लेता है वो कोई और बंदा होता है। तो ये प्राइमरी इकोनॉमिक बायर होता है। ये वो बंदा होता है जो एक्चुअल में पैसे लगाता है आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, आपकी सर्विस को परचेज करने के लिए, ठीक है। अब तीसरा जो होता है, तीसरा होता है इन्फ्लुएंसर्स और परचेजिंग डिपार्टमेंट। अब बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर कौन होता है और परचेसिंग डिपार्टमेंट कौन होता है। अब इसमें चलते हैं इन्फ्लुएंसर।
इन्फ्लुएंसर वो बंदे होते हैं जिनको आप हायर करते हो। सपोज मान लो आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, अब आपको क्या करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग किससे कराओगे आप? किसी इन्फ्लुएंसर से ही कराओगे। अब इन्फ्लुएंसर में कौन कौन आते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इन्फ्लुएंसर वो बंदे होते हैं जिनके पास करोड़ों का नेटवर्क होता है, करोड़ों बंदों की फैन फॉलोइंग होती है, उनको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। विद एग्जांपल अमिताभ बच्चन एक इन्फ्लुएंसर है, सचिन तेंदुलकर एक इन्फ्लुएंसर है। अगर मैं बात करूं कि भाई जितने भी हीरो है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सलमान हो, शाहरुख हो, या जितने भी ये बड़ी बड़ी एक्टर्स है, ये इन्फ्लुएंसर होते हैं, है ना। अब इनके एक बार बोलने पे लाखों लोग प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू चलती है ना। आप कोई नई चीज़ लेके मार्केट में जाओगे तो आप पे इतना फेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके फॉलोवर्स है, वो उनके फैन हैं, वो विश्वास करते हैं कि ये बंदा हमें गलत प्रोडक्ट यूज़ करने की सलाह नहीं देगा या गलत सर्विस यूज़ करने की सलाह नहीं देगा, इसलिए वो उनके कहने में आके वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। इसमें यूट्यूबर्स भी होते हैं, इसमें क्रिकेटर भी होते हैं। तो देखो, आपने बहुत सारी कंपनियों को अपने ऐड कराते देखा होगा। ऐड करने में कौन होते हैं? एक्टर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, यही लोग होते हैं ना भी जो उनका करोड़ों का फैन फॉलोइंग बेस हो। क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट कहाँ से आएगा? आपके बिजनेस को प्रॉफिट कहाँ से आएगा? आपके बिजनेस को प्रॉफिट जब ही तो आएगा ना जब ज़्यादा लोगों तक आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा लोगों को। सपोज मान लो आपने अक्षय कुमार से कोई ऐड कराया या आपने किसी भी हीरो से कोई ऐड कराया और उसकी करोड़ों की फैन फॉलोइंग है और उसमें से 10% में बिजनेस आपको मिल गया, तो आप तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर जाओगे ना उनके कहने से। तो वहाँ पे आपकी कंपनी की फेस वैल्यू नहीं चली और ना ही आपकी फेस वैल्यू चली है। वहाँ पे जो फेस वैल्यू चली है वो चली है उस इन्फ्लुएंसर की, जिसने लोगों को प्रभावित किया है, लोगों को आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए इनवाइट किया है। समझ गया? उनको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। ठीक है। इन्फ्लुएंसर बहुत प्रभावशाली लोग होते हैं, ये छोटे मोटे लोग नहीं होते। इनका प्रभाव लाखों करोड़ों बंदों में होता है, लाखों करोड़ों बंदों के दिलों की धड़कन भी होते हैं इन्फ्लुएंसर। ये छोटी मोटी हस्तियां नहीं होती। छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं जो छोटे जैसे जिनका 50-60 हज़ार का नेटवर्क होता है, 10,000 का नेटवर्क होता है, 20-40-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक का नेटवर्क होता है। और कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जिनका करोड़ों तक का नेटवर्क होता है। अब चलते हैं हम परचेसिंग डिपार्टमेंट। परचेसिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? सपोज मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है और आप कंपनियों को डिलीवरी करते हो, आप कंपनियों में वो प्रोडक्ट सेल करते हो। आपका काम है, आप इंडिविजुअल को नहीं देते, आप सिर्फ और सिर्फ कंपनियों को टारगेट करते हो। आपका जो प्रोडक्ट है वो कंपनियों में यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई बंदा कंपनी में कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लेके जाता है तो वो सबसे पहले किस डिपार्टमेंट से मिलता है? वो परचेजिंग डिपार्टमेंट से मिलता है। परचेसिंग डिपार्टमेंट के पास वो डिसीजन अथॉरिटी होती है कि वो उसकी कॉस्ट देखे, उसकी क्वालिटी देखे, उसकी सर्विस देखे, उसको एक रेटिंग दे। रेटिंग देने के बाद क्या करे? अगर वो सब चीज़ों पे खरा उतरता है, उसका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, उसकी सर्विस अच्छी है, उसका एटीट्यूड अच्छा है और उसके प्रोडक्ट में दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है ना, कोई डिफेक्टेड चीज़ें नहीं देता, तो डिसीजन जो परचेज डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है? पीओ बना के देता है, यानी कि परचेज ऑर्डर उसको डिलीवर करता है और वहाँ से फिर वो सप्लाई शुरू करता है। तो ये कंपनियों में होता है। इनका काम, इनकी ये जो स्किल होती है ना, निगोशिएशन स्किल बहुत मजबूत होती है। ये निगोशिएशन बहुत अच्छी करते हैं। ये चाहते हैं कि कंपनी को कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छी चीज़ें मिले। इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि हमारी कंपनी को कम से कम प्राइस में अच्छी चीज़ें मिले। इनका काम यही होता है। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में आते हैं। अच्छा, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं फैमिली में। फैमिली में कौन होता है? फैमिली में वो बंदा होता है जो डिसीजन अथॉरिटी होता है, जो परचेज जब की जाती है, या तो आपकी मम्मी हो या आपके पापा हो, क्योंकि बच्चे के पास ना तो इतना पैसा होता है और ना ही बच्चे कुछ ज़्यादा परचेज कर पाते हैं। वहाँ पे डिसीजन अथॉरिटी किसकी होती है? पेरेंट्स की होती है। बच्चों को क्या दिलाना है, क्या नहीं दिलाना है, कब दिलाना है, कब नहीं दिलाना है ना। तो वो डिसीजन अथॉरिटी किसकी होती है? फैमिली की होती है। अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें जो बच्चों के लिए है, आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस बच्चों के लिए है, तो आपको इन्फ्लुएंस किसको करना पड़ेगा? पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स ही पैसा लगाएंगे, बच्चे पैसा नहीं लगाएंगे।
तो ये हमारा चैप्टर 3 की एक छोटी सी क्लास थी। अब हम नेक्स्ट जो सीखेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं, वाई टू क्रिएट एन यूज़र प्रोफाइल, यानी कि यूज़र प्रोफाइल को क्यों क्रिएट करना चाहिए, कैसे क्रिएट करना चाहिए, अब आप सीखोगे वो सारी चीज़ें। तो मिलते हैं फिर कल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 5 बजे। थैंक यू वेरी मच।